Hello students, welcome to examstore.com. This is Himani presenting you biology for our hustle batch, and the topic which we are discussing today is spermatogenesis. So इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक अस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले प्रोसेस पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है देख लेते हैं एक बार। इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमेट स्पर्म ओवा फ्रॉम टेस्टिस एंड ओवरी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रोसेस है, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें स्पर्म और ओवा फ्रॉम टेस्टिस एंड ओवरी रिस्पेक्टिवली। जब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवर प्रोड्यूस होगा तो ओजेनेसिस। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस है, क्या क्या होता है, कैसे स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसे हम बाद में रीड करेंगे, पहले ब्लैंक स्लाइड में हम एक बार समझ लेंगे। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले भी मैं आपको क्या बताऊंगी, यहाँ पे रोल ऑफ हार्मोन पहले देना चाहिए था, बाद में लिख दिया, कोई बात नहीं। तो रोल ऑफ हार्मोन है यहाँ पे, कैसे कैसे होता है ये भी पढ़ लेते हैं। तो ओके, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये हमारा सेरिब्रम है। ठीक है, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है। सॉरी, पहले तो यहाँ पे एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में भी कहाँ से, हाइपोथैलेमस में भी कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, वन सेकेंड, ओके, ये क्या करता है, ये हमारा अब करेगा LH और FS। ठीक है, इनको बोलते हैं लेडिंग हार्मोन और इसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, लेडिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो लेंडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, कौन से सेल्स होते हैं, लेंडिंग सेल्स, उनको स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज क्या, मेल हार्मोन विच इज कॉल्ड एज एंड्रोजन। और तुम्हारे FS क्या करते हैं, FHS, ये हमारे स्टिमुलेट करते हैं सेटोरी सेल को फॉर द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब भाई क्या है, अब जब ये लेंडिंग सेल में एंड्रोजन ज़्यादा हो जाता है तो एज एंड्रोजन कैन फ्लो इन आवर होल बॉडी, क्योंकि ये ब्लड वेसल से पास हो सकते हैं, तो ये क्या करता है, जब ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है तो ये क्या करता है, ये सीधे जाता है भैया किसके पास, ऊपर से देख रहा होगा, हाँ, तो ये सीधे कहाँ जाता है, ये जाएगा सीधे एंटीरियर पिट्यूटरी में और क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक शो करेगा। और ये साथ साथ एंटीरियर पिट्यूटरी में भी जा सकता है, पर ये हाइपोथैलेमस में भी जा सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक कर देगा। पर अब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई है, स्पर्म प्रोडक्शन हो गया है, तो अब स्टॉप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक और चीज़ रिलीज होती है, इसका नाम है इनेबिन। कहाँ लिखूँ, स्पेस नहीं है, इनेबिन, समझ जाना। और ये इनेबिन खाली कहाँ जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में, और स्टॉप करेगा प्रोडक्शन ऑफ GnRH। ठीक है, बट एंड्रोजन as it can travel in our whole body by the help of blood vessel, it can go to hypothalamus as well as anterior pituitary, पर इनेबिन खाली only go to anterior pituitary। ठीक है, तो एक बार स्लाइड से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, वही सब होगा। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ओके, यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इंक्रीज इन GnRH लेवल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी बोला था, और वहाँ से रिलीज क्या करेगा, सिक्रिएशन ऑफ 2 हार्मोन्स करता है, LH और FH। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब LH क्या करता है, इसकी ये याद कर लेना, LH को क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग, और FH को क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
LH एक्ट ऑन द लीडिंग सेल, ये एक्ट करेगा लीडिंग सेल में टू सिंथेसाइज एंड्रोजन, बताया था। LH पे एक्ट करेगा टू सिंथेसाइज एंड्रोजन। और FH किस पे एक्ट करेगा? FH एक्ट करेगा सेटोरी सेल में टू स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, इतना क्लियर होगा आई होप। ओके, तो ये इतना ही था। अब हम पढ़ते हैं हार्मोन का, तो रोल्स हमने पढ़ लिया, अब हम सीधे पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है क्या अभी। तो चलो स्लाइड में। ओके, एक मिनट, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लें पहले ना। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल्स। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। कैसे होता है? स्पर्मेटोगोनिया भाई साहब एक स्टेम सेल होता है। ठीक है, स्टेम सेल होता है। इट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने जब स्टार्टिंग में टेस्टिस के बारे में पढ़ाया था, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था कि हमारे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? स्टेम सेल होता है, इसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया करता है, सबसे पहले ये करता है मल्टीप्लाई इन नंबर। मान लो एक स्पर्मेटोगोनिया है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ये किस में बन जाएगा? दो स्पर्मेटोगोनिया में। ठीक है, A और B। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A एंड B। तो A वाला भाई साहब क्या करेगा? ये अपना यही काम करेगा कि 1 से 2 बनाएगा, बहुत सारे मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया करेगा। और B वाला द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, याद रखना है। ठीक है, माइटोटिकली वो डिवाइड करते हैं टू इंक्रीज द नंबर इज स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है भाई साहब? ये स्पर्मेटोगोनिया होता है डिप्लॉइड। ठीक है, कंटेन 46 क्रोमोसोम। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जो क्या करता है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनिया ने क्या करा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। ठीक है, और वो क्या करेगा? पीरियोडिकली मियोसिस करेगा फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इतना था इसमें। अब आगे पढ़ते हैं, ये क्या है? अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन लीड टू 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल। ठीक है, पहले तो एक स्पर्मेटोगोनिया था, मैंने बताया। स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया? 2 स्पर्मेटोसाइट्स बनाए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। एक ने वही काम किया कि वो अपना नंबर इंक्रीज किए। दूसरे वाला क्या बोला? थोड़ा हिम्मत वाला था, उसने क्या बोला? चलो अब मैं क्या करूँगा? आगे का काम करूँगा। तो उसने सबसे पहले ये भाई साहब 2n था, क्या था ये? 2n। तो इसने क्या किया? इसने किया मियोसिस किया फर्स्ट, और इसने 2n का n बना दिया भाई, n और n बन गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, विच कंटेन ओनली 23, 46 थे, अब क्या हो गए? 23। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। और अब जो सेकेंडरी, प्राइमरी था, अब बन गया भाई क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसने क्या किया? दोबारा माइटोटिक डिवीजन किया। अब देखो, माइटोटिक डिवीजन में जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है जैसे 2 है तो 1 हो जाएगा, n हो जाएगा। 2n था तो n होगा। सेकेंड माइटोटिक में क्या होता है? अब आधा वाला काम हो गया पूरा, अब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। जो n 2n बने हैं, 2 बार n बन गए यहाँ पे। अब ये क्या करेंगे? 2 के 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ, और ये 2 के भैया क्या बन गए? 4 बन गए। 2 के 4। हाँ, तो ओके, टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ हैप्लॉइड कॉलेट स्पर्मेटिड्स। सबसे पहले क्या था? हमारे पास एक स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया को बोलते हैं हम स्टेम सेल। उसने क्या किया? उसने बोला कि अपने नंबर इंक्रीज करूँगा और क्या करूँगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करूँगा। ए और बी को
उसने जन्म दिया, ए ने बोला कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगा, बी ने बोला मैं छोड़ के जाऊँगा, बी ने बोला कि मैं आगे डिवीज़न करूँगा। बी ने क्या बनाया, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उनने बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस। मियोसिस करके 2n था, nn बनाया। अब क्या हुआ, सेकेंड मायोटोटिक डिवीज़न में क्या हुआ, उस nn ने अपने 4 nn बना दिए। ठीक है, अब ये 4 nn को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्म नहीं बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं स्पर्मेटिड, नोट करके रखना। अब ये स्पर्मेटिड्स क्या करेंगे, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। अब ये स्पर्मेटोजोआ मतलब कि स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होंगे, कैसे होंगे, बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो ये स्पर्मेटिड्स थे, अब ये क्या बनना चाह रहे हैं, स्पर्म बनना चाह रहे हैं, और ये स्पर्म बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, सो हाँ, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म बनेंगे, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल ये हमारे स्पर्मेटिड्स हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्म में, स्पर्म ऐसा होता है ना। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्म हेड आर एम्बेडेड इन सेटोरी सेल। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि स्पर्म को नरिश कौन करता है, सेटोरी सेल करता है। अब कब तक करता था, जब तक वो छोटा था। ठीक है, अब वो स्पर्म बन गया तो वो फाइनली रिलीज हो जाएगा फ्रॉम सेमनीफेरस टिब्यूल। सेटोरी सेल को छोड़ के बोला कि थैंक यू, इतना तुमने मुझे मैच्योर कर दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, वो छोड़ के चले जाएगा सेमनीफेरस टिब्यूल को, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना, ये है स्पर्मियोजेनेसिस और ये होता है स्पर्मिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रोसेस दी गई है, देखो सबसे पहले यहाँ पे स्पर्मेटो जो है इसने माइटोसिस किया और प्राइमरी स्पर्मेटिड बनाया एक। ठीक है, 2 बनाए थे, एक ने दोबारा वही काम किया और दूसरे ने डिवीज़न किया। फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न में क्या हुआ, 46 का 23 बन गया, इसे बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटिड। सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न में क्या हुआ, 23 ही रहा, पर इसने अपने नंबर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, 4 बन गए। अब ये डिफ्रेंशिएट करेगा टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, ये देखो यहाँ बन रहे हैं स्पर्म्स बाय द हेल्प ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, समझ आ गया होगा ये। चलो, अब है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक बार देख लो, आ जाएगा समझ। 1 सेकेंड। ओके, तो ये हमारा स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्रोजोम। ठीक है, स्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, इसका ये पहले तो हेड है। ठीक है, फिर ये एरिया इसका नेक है, और फिर इसकी एक टेल आती है। ठीक है, ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोज द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फॉर एग्जांपल ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इनक्लोज करती है होल बॉडी ऑफ स्पर्म। ठीक है, द हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोजोम। हेड में यही पढ़ने का लायक है कि यहाँ पे एक्रोजोम होता है, और ये पोर्शन होता है एंटीरियर, क्या लिखा है यहाँ पे, ये पोर्शन होता है एंटीरियर पोर्शन। ठीक है, इस पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं एंटीरियर, इसको बोलते हैं प्रोस्टीरियर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, और हेड में खाली एक्रोजोम होता है। द एक्रोजोम इज फिल्ड विथ एंजाइम, और ये एक्रोजोम होता है फिल्ड विथ एंजाइम हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। बस हेड के बारे में इतना ही पढ़ना था। हेड में क्या पढ़ना था, हेड में होता है एक्रोजोम विच हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ठीक है, और इस पार्ट को बोलते हैं तुम्हारा क्या, एंटीरियर पार्ट। अब नेक में क्या होता है, नेक में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो करता है प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म कि वो फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में जा सकें। ठीक है, ओके, तो दूसरी स्लाइड में चलते हैं। हाँ, अब द नेक कंटेन 2 सेंट्रियोल, प्रोएक्समल सेंट्रियोल which is necessary for the first cleavage, division of zygote, and distal centriole that give rise to the
फिलामेंट। अब भाई ये क्या लिखा है, तो एक बार हाँ यहाँ पे जाके पढ़ लेते हैं, इसको इरेज करूँ। अब भैया यहाँ पे नेक पोर्शन में 2 सेंट्रियोल होते हैं, दिख रहा होगा। एक सेंट्रियोल क्या करता है, एक सेंट्रियोल हमारा टेल बनाता है। जो सेंट्रियोल टेल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हमारा डिस्टल, 1 सेकेंड, उसे बोलते हैं हमारा डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, बस ये लिखा था, जो टेल बनाता है उसे बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। और जो सेंट्रियोल प्रोमैक्सियल सेंट्रियोल, ये क्या करता है, क्लीवेज डिवीजन ऑफ जाइगोट। तो अब क्या है, द मिडल पीस पोजेस मैनी माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। मैंने बताया था मोबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है बीच वाला पोर्शन, उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और द टेल ऑफ द स्पर्म कंसिस्ट ऑफ द एक्सियल फिलामेंट। इट्स रोल इज टू हेल्प द मूवमेंट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टूवर्ड्स द ओवम फॉर द फर्टिलाइजेशन। और जो टेल वाला पोर्शन है उसके मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। और द स्पर्म इज द ओनली, ठीक है, स्पर्म एक ऐसा ओनली चीज़ है ना ह्यूमन विच हेल्प इन मूवमेंट। और वो कैसे करता है, क्योंकि उसमें फ्लैजिला होता है। एक स्पर्म ही ऐसा बॉडी में है, ह्यूमन बॉडी में, जिसके पास होता है फ्लैजिला। ठीक है, और किसी के पास नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, होप समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था रोल ऑफ हार्मोन्स, वो समझ आ गया होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, और लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी पढ़ लिया। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो ह्यूमन बॉडी होती है, मेल ह्यूमन बॉडी में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, उसमें से 60% क्या होते हैं, नॉर्मल शेप होते हैं, और 40% और विग्रसली मोटाइल होते हैं। ये लिख लेना अपने नोट्स में, मैंने क्या बताया, ह्यूमन मेल में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, और पर इजैकुलेशन में रिलीज होते हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। और उसमें क्या होता है, 60% नॉर्मल शेप के होते हैं, और 40% परफेक्टली विग्रसली मोटाइल होते हैं। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। सो थैंक यू, आज का वीडियो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस oogenesis, and you can follow our social media accounts from the given links, and you can also follow our Telegram channel for the short trick tips and study material, that is t.me examsroad.com. That's all for today. Examsroad being excellence for students.